नमस्कार साथियों, ईसीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हम जानेंगे इसमें इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार की होती है, और इसमें हम जानेंगे डीसी करंट के बारे में, और साथ ही हम इसमें एसी करंट की साइन वेव के बारे में जानेंगे। बात करते हैं करंट की। देखिए, करंट होती क्या है। किसी कंडक्टर में, किसी चालक तार में प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। देखिए, ये एक बैटरी लगी हुई है, और इस बैटरी से क्या हो रहा है, ये बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी में एक वायर के थ्रू सर्किट को कंप्लीट किया गया है। इसमें एक बल्ब लगा हुआ है और एक ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, जिससे ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। और इसमें क्या है, करंट फ्लो हो रही है और बल्ब ग्लो कर रहा है। जब स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, जो स्विच को ऑफ कर दिया जाता है तो सर्किट ओपन हो जाता है, जिससे क्या होता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाती है और बल्ब ग्लो नहीं करता है। जबकि जब स्विच को ऑन कर दिया जाता है तो सर्किट क्लोज हो जाता है, जिससे बल्ब ग्लो करने लगता है। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। करंट की डायरेक्शन की बात की जाए तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है। करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ये करंट की डायरेक्शन है। और बात करें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई गई है। नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, और इसके जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब बात करते हैं मात्रक की। करंट का मात्रक की बात की जाए तो इसका एम्पियर होता है। और करंट के फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं, I = Q/T। यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है करंट का, जहाँ I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और Q यहाँ पे चार्ज है, आवेश, जो कूलाम में होता है। और बात की जाए T की, तो T यहाँ पे क्या है, टाइम है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट की। करंट के प्रकार। करंट कितने प्रकार की होती है? करंट दो प्रकार की होती है। एक होती है डीसी करंट और दूसरी होती है एसी करंट। अब जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डीसी करंट की। तो डीसी करंट की बात की जाए, डीसी करंट वह विद्युत धारा है, डीसी करंट वह इलेक्ट्रिक करंट है जिसकी दिशा और परिमाण दोनों स्थिर रहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं, और उनके प्रवाह की दर भी कैसी रहती है, समान रहती है। यहाँ पे आप ग्राफ से देख सकते हैं। ग्राफ में क्या दिखाया गया है, यहाँ पे ये डायरेक्ट करंट का ग्राफ है डीसी का। यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं, इसकी दिशा और परिमाण दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, कांस्टेंट। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। ये डीसी कहाँ से प्राप्त होती है। तो डीसी प्राप्त करने के लिए बैटरी होती है। बैटरी से निकलने वाली करंट जो होती है वो डीसी करंट होती है। और सोलर सेल जो होते हैं, जो हमारे घरों में लगे रहते हैं, छत पर होते हैं, सोलर सेल पैनल की बात करते हैं, तो वो उससे प्राप्त होने वाली करंट भी कैसी होती है, डीसी करंट होती है। अब बात करते हैं आगे डीसी के उपयोग की। डीसी के अगर यूज की बात की जाए तो डीसी करंट का यूज इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, जैसे मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट, इन सब में किसका प्रयोग होता है, डीसी करंट का प्रयोग होता है। और इंडस्ट्रियल प्रक्रियाओं की बात की जाए तो इंडस्ट्रीज़ में भी डीसी का उपयोग किया जाता है। बात करें चिकित्सा उपकरणों में, मेडिकल अप्लायंसेस में, क्या, जैसे आप देख सकते हैं जो पल्स नापने वाला मीटर होता है, उसमें भी क्या होता है, डीसी बैटरी पड़ी होती है, डीसी सेल पड़ा हुआ होता है। ऐसे ही जो आपका ब्लड प्रेशर नापने वाली जो मशीन होती है, उसमें जो बैटरी यूज की जाती है वो भी कैसी होती है, डीसी बैटरी का प्रयोग होता है, और उससे मिलने वाली करंट डीसी करंट होती है। अब बात करते हैं एडवांटेज की। इसके डीसी के एडवांटेज क्या होते हैं। इसका मेन एडवांटेज क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करता है, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बहुत उपयुक्त है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका मैक्सिमम उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डीसी। और एक और इसका एडवांटेज क्या है, इसे स्टोर करके रखा जा सकता है। डीसी के लिए इसे स्टोर किया जा सकता है, लेकिन अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। डीसी के डिसएडवांटेज क्या हैं, वोल्टेज को आसानी से बढ़ाना या घटाना मुश्किल होता है।
डीसी के केस में क्या होता है, इसे आसानी से घटाया या बढ़ा नहीं सकते हैं, जबकि एसी को आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है ट्रांसफार्मर की मदद से। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है, लंबी दूरी तक प्रसारण में अधिक ऊर्जा लॉस होता है। मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी तक अगर भेजना है इसके लिए तो इसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं एसी करंट की। एसी करंट की बात की जाए तो एसी करंट वह विद्युत धारा है, वह इलेक्ट्रिक करंट है जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ लगातार बदलता रहता है। इसमें क्या होता है, इसकी दिशा और इसका जो परिमाण है वो लगातार बदलता रहता है। ये एक साइन वेव के रूप में प्रदर्शित होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्राफ में दिखाया गया है एसी करंट, ग्राफ में एसी करंट के बारे में बताया गया है, इसका दिशा और इसका परिमाण जो है वो लगातार बदल रहा है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की। इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, एक सेकंड में धारा की दिशा कितनी बार बदलती है, इससे आवृत्ति कहते हैं। जैसा आप इस ग्राफ से देख सकते हैं, ये ग्राफ है, इसमें जो ये वेव जो साइनोसॉइडल वेव है ये अपने कितने चक्कर एक सेकंड में पूरे कर लेती है वो इसकी आवृत्ति कहलाती है, और इसे हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अगर बात करें इंडिया में फ्रीक्वेंसी की, तो भारत में जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है, इस ग्राफ में आप देखें तो एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है, एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। बात करें पीक वैल्यू की, तो पीक वैल्यू क्या होती है, धारा के अधिकतम मान को क्या कहा जाता है, पीक वैल्यू कहा जाता है। जैसे यह ग्राफ में आप देख सकते हैं जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी पीक वैल्यू कहलाती है। अब बात करते हैं आरएमएस वैल्यू की। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वह डीसी मान है जो समान समय में समान मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। आरएमएस वैल्यू इक्वल टू होता है पीक वैल्यू बाई √2। अब बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। एवरेज वैल्यू की बात की जाए तो एक पूर्ण चक्र में करंट का औसत मान 0 होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ एक बार पॉजिटिव है, उतना ही ग्राफ पे पॉजिटिव है और उतना ही नेगेटिव है, तो उतना ही पॉजिटिव की साइड और उतना ही नेगेटिव की साइड, ये मिलाकर के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए करंट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एसी के एडवांटेज की। एसी के अगर एडवांटेज की बात की जाए तो इसके एडवांटेज क्या हैं, वोल्टेज परिवर्तन आसान। अगर एसी का वोल्टेज परिवर्तन कैसा होता है, आसान होता है, मतलब इसे आसानी से वोल्टेज हाई एंड लो किए जा सकते हैं। ट्रांसफार्मर की मदद से एसी वोल्टेज को आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रसारण में कम हानि। इसका अगर ट्रांसमिशन किया जाता है एसी का तो उसमें लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं लॉसेस। ठीक है, तो इसीलिए इसका ट्रांसमिशन में किसका यूज़ किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन में एसी का प्रयोग किया जाता है या एसी को लंबी दूरियों तक भेजा जाता है। बात करें अगर मोटर और जनरेटरों में उपयोग, मोटर और जनरेटर को चलाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, एसी का प्रयोग किया जाता है। एसी मोटर जो होते हैं और जनरेटर जो होते हैं वो डीसी मोटर और जनरेटर की अपेक्षा सस्ते होते हैं। अब बात करते हैं एसी के नुकसान की, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। घातक हो सकता है, हाई वोल्टेज के एसी से जान को खतरा होता है, छूने पर झटका लग सकता है, मतलब एसी को जब हम छूते हैं तो क्या होता है, झटका बहुत तेज़ी से लगता है। अब आगे बात करते हैं एसी में पावर फैक्टर की। एसी में पावर फैक्टर, इसमें एक है एक्टिव पावर, एक होता है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर और एपरेंट पावर, एक होती है स्पष्ट शक्ति या एपरेंट पावर के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है, पावर फैक्टर कहा जाता है। इसे cos फाई से व्यक्त करते हैं, cos फाई से इसके लिए व्यक्त करते हैं, जहाँ फाई जो है वो क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट महत्व इसका क्या है। कुशल ऊर्जा उपयोग, कम पावर फैक्टर का मतलब है कि सर्किट में अधिक धारा प्रवाहित हो रही है जिससे अधिक ऊर्जा नुकसान होता है। मतलब इस I²R वाले फॉर्मूले से आप देख सकते हैं जितनी ही अधिक करंट होती है उतने ही लॉसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, हाई पावर फैक्टर का मतलब है अगर पावर फैक्टर ज़्यादा होता है तो अधिकांश विद्युत शक्ति सक्रिय शक्ति के रूप में
उपयोग की जा रही है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। मतलब अगर हाई पावर फैक्टर होता है तो इससे क्या होता है, एनर्जी की बचत होती है, जबकि लो पावर फैक्टर होता है तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पावर ट्रायंगल की। यहाँ पे पावर ट्रायंगल दिखाया गया है, देखिए ये है एपरेंट पावर या एपरेंट पावर जो वोल्ट एम्पियर में होती है, और इस साइड यहाँ दिखाई गई है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर Q इक्वल टू बी आई साइन फाई, और यहाँ पे है एक्टिव पावर। ये एक्टिव पावर वो पावर होती है जो रियल में यूज हुई होती है, और ये रिएक्टिव पावर वो पावर होती है जो वेस्ट हो गई होती है, और जो एपरेंट पावर होती है वो टोटल पावर होती है। यहाँ फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। और ये जो एंगल है थीटा, ये फेज एंगल कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जांपल लिया गया है। जैसे ये मान लिया एक गिलास है, इस गिलास में ये रस बनाया गया है घोल करके, तो ये एक्टिव पावर वो पावर है जो रियल में उस रस से आपके लिए मिलने वाली है, और ये रिएक्टिव पावर वो है जो वेस्टेज है, जो यूज में नहीं आने वाली है। और एपरेंट पावर, यहाँ पे ये पूरा ही गिलास भरा हुआ है, जो मतलब आप पूरा ही इसे यूज करने वाले हैं, लेकिन रियल में जो इफेक्ट करेगा वो एक्टिव पावर वाला इफेक्ट करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सिस्टम ओवरलोड की। कम पावर फैक्टर के कारण क्या होता है, सिस्टम ओवरलोड हो सकता है, जिससे उपकरणों को नुकसान हो सकता है और बिजली की आपूर्ति में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब बात करते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की। पावर फैक्टर में सुधार कैसे किया जा सकता है, कैपेसिटर का प्रयोग करके पावर फैक्टर में सुधार किया जा सकता है, और पावर फैक्टर को सुधार करने के लिए सिंक्रोनस मोटर का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं रेजिस्टिव, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर की स्थिति। इसकी बात की जाए तो प्योर, पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज और करंट जो है वो एक साथ चल रही होती हैं। जब करंट और वोल्टेज एक साथ चल रही होती हैं, एक साथ हाई एंड एक साथ लो होती हैं, और जीरो की कंडीशन में भी एक साथ पहुँचती हैं, तो वहाँ यूनिटी पावर फैक्टर होता है। जबकि ऐसा प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में होता है जब वहाँ प्योर रेजिस्टर हो, और ऐसे पावर फैक्टर के लिए यूनिटी पावर फैक्टर कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में यूनिटी पावर फैक्टर होता है। बात करते हैं प्योर कैपेसिटर की। प्योर जब कैपेसिटर हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही होती है, 90 डिग्री आगे चल रही होती है, जबकि वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री पीछे चल रही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे वोल्टेज की ये रेड वाली जो वेव है वो वोल्टेज की वेव है, और जबकि ब्लैक वाली जो वेव है वो करंट की वेव है। तो ये 90 डिग्री लैग कर रही है करंट वोल्टेज की वेव, और जो करंट की वेव है वो 90 डिग्री लीड कर रही है। तो इसलिए इसे कहा जाता है लीडिंग पावर फैक्टर। इसे कहा जाता है लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री आगे करंट को दिखाया गया है और वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री पीछे है। अब बात करते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट की। प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, जब प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है तो प्योर इंडक्टर में करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ से, वोल्टेज वो है वो 90 डिग्री आगे चल रही है। यहाँ पे वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रही है और जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे चल रही है। यहाँ से ये जो 90 डिग्री पीछे से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, इस ग्राफ में वोल्टेज को 90 डिग्री पीछे आगे दिखाया गया है, जबकि करंट को वोल्टेज डिग्री पीछे दिखाया गया है। तो इसे कहा जाता है लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये प्योर इंडक्टर के केस में होता है।